तो बच्चों, अब हम लोग एक नए कंसेप्ट पे चलते हैं। इसे हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आसान कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो इसे हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं। आप एक बात सोचिए। सपोज मेरे पास ये डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयरर है। तो डेंसर में से रेयरर में कोई लाइट रे जाए तो नॉर्मली ये सिनेरियो होता है। तो लाइट रे डेंसर में नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, रेयर में और बड़ा एंगल बनाती है, थोड़ा दूर से हटती है। ठीक हो गया। मैंने सोचा इसी के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए। अगर मैं डेंसर में ही एंगल बढ़ा दूं तो रेयर में और दूर हो जाएगी लाइट रे नॉर्मल से। ऐसा हो जाएगी। और डेंसर में मैं और बढ़ा दूं तो ये पूरा मीडियम पे ही आ जाएगी, ये सरफेस पे। ये आप सोचिए, ये बड़ी क्रिटिकल स्थिति है। लाइट रे पूरी बाउंड्री पे चल रही है। इस एंगल को, जिस एंगल पे लाइट डेंसर में इंसिडेंट हो रही है डेंसर से, तो इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसका नाम ही क्या है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से जरा सा भी अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, ऐसा, और आपने कहा कि अब हम इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये, तो लाइट रे बाहर ना जाके मीडियम में ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। इसको कहेंगे टोटल इंटरनल। क्योंकि अब ये रिफ्लेक्शन कहाँ रहा, ये तो उसी मीडियम में वापस आ गया। तो ये तो रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, सेम मीडियम में वापसी। तो दूसरे में गया ही नहीं है। तो बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, अगर कभी लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाए तब होता है ऐसा। तो डेंसर से रेयरर में जाए और आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना शुरू किया, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक एंगल ऐसा आता है जहां पर लाइट रे दोनों मीडियम की बाउंड्री पे चलती है रिफ्रेक्ट होने के बाद। तो उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर आपने अब उस क्रिटिकल एंगल से जरा सा भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, थोड़ा सा भी, जितना ही थोड़ा, तो लाइट रे अब बाहर नहीं जाएगी, अब उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसलिए कि रिफ्रैक्शन पढ़ते पढ़ते रिफ्लेक्शन आ गया। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, क्या ऐसा हो रहा हो कि रिफ्रैक्शन चल रहा हो और अचानक में हम रिफ्लेक्शन पे आ जाएं? तो आप इसे याद रखिए। बच्चों, जो आप डायमंड कटिंग की बात करते हैं, डायमंड होता है जो हीरा, उसकी कटिंग में यही ध्यान रखा जाता है। उसमें लाइट अंदर जाके ट्रैप हो जाती है। लाइट बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो निकलती तो है लेकिन बहुत मुश्किल से। तो डायमंड की कटिंग में जो महत्वपूर्ण चीज है वो यही कटिंग ही है। इसका बड़ा लंबा कोर्स होता है।
ये सीखने वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं कि एक सामान्य से डायमंड को, जो सामान्य सा रॉड निकलता है, वो खास चमकदार नहीं होता। चमक का मतलब ही यह है कि उसकी कठिन ऐसी चीज है, इसमें लंबे कोर्सेज हैं, तो जाहिर सी बात है लंबी थ्योरी होंगी। आपको इतना ही समझना है कि डायमंड जो चमकता है उसके पीछे उसकी कटिंग का बड़ा रोल है। कि किस तरह से डिफरेंट एंगल्स पे कटिंग की जाए, पॉलिशिंग की जाए, कि उसके बाद लाइट उसमें ज्यादा से ज्यादा फंस सके, आसानी से निकल ना सके, ट्रैप हो जाए, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो चमकदार हो जाए बिल्कुल, तो वो चमकता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यस सर। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर सुना है आपने? वो, हाँ सर। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर भी इसी पे चलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी यही होता है, और इसमें वेव्स की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी मेंटेन होती है। तो ये इस तरह से टकराते हुए चलते रहते हैं और अंदर ही अंदर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर अगर आप इतना भी जानते हैं तो ये बहुत है। इंटरनेट सारा इसी से चल रहा है, टेलीफोन लाइन है। बेसिक फोन में क्या होता है आप समझिए, ये फोन है, और एक फोन इधर है दूसरे शहर में, दूसरे आदमी के पास। आपने यहाँ से बोलना शुरू किया, तो आपने जो बोला वो तो साउंड वेव है। साउंड वेव को ये किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। हमारा फोन क्या करता है, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे लैंडलाइन फोन, वो साउंड वेव को किसमें बदल देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। मैंने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस स्पीड से चलता है? 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर। और साउंड वेव कितना स्पीड में चलती है? 330 मीटर पर सेकेंड। अगर साउंड वेव कोई हेडफोन दूसरे में भेजता, और तुम्हारे मित्र चेन्नई बैठे हुए हैं, तुम हल्द्वानी बैठे हो, तो 330 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आवाज तुमने हेलो भी कहा तो कब पहुंचेगा वो? समझ पा रहे हैं परेशानी? यस सर। हाँ। तो आज हम लोग कह रहे हैं कि हम सीधे सीधे बात करते हैं, चाहे कोई लंदन बैठे हो, न्यूयॉर्क बैठे हो, कनाडा बैठे हो, आप व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दुनिया में कहीं। ये क्यों होता होगा? क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है बच्चों, 6500 किलोमीटर है अप्रोक्स। तो डायमीटर 13,000, कैसे भी घुमा लो। लेकिन लाइट की स्पीड तो 8 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। और फिर आपका जो फोन है, वो दूसरा वाला फोन जो दूसरी साइड रिसीव करेगा, वो फोन उसको फिर साउंड वेव में बदल देता है ताकि हम सुन सकें। अरे प्रोसेस इतनी फास्ट है, आप समझ पा रहे होंगे कि आप और मैं सामने आमने सामने बात जैसी कर रहे हैं। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, कोई भी कॉल करिए, हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है, अलर्ट। हमें लगता है बस हमारी बातचीत हो रही है, मैंने यहाँ से बोला, उधर से उसने बोला, बल्कि कई बार तो हमने बोला ही नहीं, उसी ने बोला। तो आप ये समझिएगा कि एक तो दो कंसेप्ट है यहाँ पर। एक तो दो तरह की वेव्स को कन्वर्ट करना आपस में एक दूसरे में, वो अलग चीज है। ट्रांसमिट करना और रिसीव करना, रिसीवर और ट्रांसमीटर, दो तो फोन के पार्ट होते ही हैं। उसके अलावा जो बच्चों जैसे इंटरनेट चलता है, ये भी वैसे ही। लैंडलाइन देखिए, ओएफसी आपने हर जगह देखी होगी।
ओएफसी जो है इस क्वालिटी को मेंटेन करने में बहुत मदद करती है। उसमें वेव्स की जो क्वालिटी है बहुत प्रिजर्व रहती है। ओएफसी पढ़ाना अपने आप में पूरा एक ब्रांच है, वो पूरी साइंस फिजिक्स की या इंजीनियरिंग। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दूसरा एग्जांपल समझ में आया ऑप्टिकल फाइबर में। यस सर। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने मिराज सुना है? मिराज। हाँ सर। हाँ, क्या होता है? जैसे जो गर्म जगह हैं, डेजर्ट्स हैं, जैसे डेजर्ट में दिन में क्या होता है कि रेत बहुत गर्म हो जाती है, तो गर्म हो जाती है तो रेत के आसपास की हवा भी बहुत गर्म हो जाती है। गर्म हो जाएगी तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगी। तो अब आपके पास एक तरह से देखेंगे, अगर आप थोड़ा दूरी पे देखते हैं तो आपके लिए दो लेयर हो जाती है एयर की, और दोनों की डेंसिटी अलग अलग हो जाती है। एक जो ऊपर उठा हुआ है थोड़ा, और एक जो नीचे जमीन के आसपास है। दोनों की डेंसिटी में काफी बदलाव हो जाता है, क्योंकि हवा ज्यादा गर्म नीचे होती है। ज्यादा गर्म होगी हवा नीचे तो जाहिर सी बात है कि वो रेयर मीडियम हो जाएगी, तो लाइट इसमें ज्यादा जल्दी पास हो जाती है, लाइट रेज रेयरर में डेंसर के मुकाबले। तो फिर ऐसे में अब अगर एक ही वेव से दोनों चल रही हैं और एक ज्यादा तेज आगे पहुंच जाए, तो आगे को बढ़ने के लिए उसका रास्ता थोड़ा लंबा कर दो। ये तो सीधा ही चले जो स्लो चल पा रही है, लेकिन जो ज्यादा तेज चल पा रही है उसका रास्ता मोड़ दो ऊपर को, ताकि अगले वेव फ्रंट तक दोनों साथ पहुंचे। अब इससे मोड़ने में होगा क्या, जो नीचे वाली इमेजेस है वो ऊपर बन जाती हैं इंटरसेक्शन में। तो अगर कहीं पर थोड़ी बहुत झाड़ियां भी हों दूर, डेजर्ट्स में थोड़ी दो चार झाड़ियां हों, तो उनकी इमेज बन जाती है ऊपर आसमान में। इमेज ऊपर बनेगी तो मुझे वो झाड़ी लगेगी या पेड़ लगेगी? सर पेड़। और डेजर्ट्स में कहीं पर पेड़ हो तो ये भरोसा होता है कि यार पानी भी होगा, फिर तभी पेड़ पौधे उठे होंगे। क्या मैं लॉजिक समझा पाया? यस सर। और बेटा इसी का उल्टा, डेजर्ट तो कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, वहां लूमिंग होती है। साइबेरियन एरियाज, आर्टिक, अंटार्कटिक, वहां जमीन के आसपास की हवा जरूरत से ज्यादा ठंडी हो जाती है, और उतनी ऊपर की हवा उतनी ठंडी नहीं होगी। तो अब वहां क्या होगा कि डेंसर मीडियम नीचे हो जाएगा, रेयरर ऊपर। तो अगर बहुत दूर से आप देख रहे हैं तो आपके लाइट रे एक ऐसे आई और एक नीचे से। तो अब आप गौर करिए प्लीज, नीचे डेंसर है क्योंकि ठंडी बहुत हो रही है हवा, तो डेंसर वाली में तो लाइट स्लो चलेगी थोड़ा, रेयर में फास्ट, तो वो आगे बैंड नीचे को होगी फिर। तो इस चक्कर में जो आसमान में ऊपर कई चीजें हो रही हैं वो नीचे दिखती हैं। तो आर्टिक और अंटार्कटिक में जो ऊपर की चीजें हैं, जो बहुत दूर आसमान में दिख रहा है, वो नीचे दिख रहा होता है कई बार, कि वो बादल नीचे है शायद। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर। हाँ। लूमिन, आप गूगल पे इन पे थोड़ा सर्च करिएगा और पढ़िएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं। लॉजिक एट ही है, हाइडेंस थ्योरी, बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा दोनों में। ठीक, मैं फिर समझा रहा हूँ। लूमिंग में क्या होता है, बहुत कोल्ड डेजर्ट्स जो होते हैं, बहुत ठंडी जगहों पर अगर आप लंबी जर्नी कर रहे हैं, कहीं दूर देख रहे हैं, तो होता क्या है कि जमीन बहुत ठंडी है, बर्फ ही बर्फ है, उसके आसपास की हवा भी बहुत ठंडी है, और वो डेंसर मीडियम बना देती है। डेंसर मीडियम में जाहिर सी बात है लाइट रे थोड़ा स्लो चलेंगी, और जो ऊपर से चल रही होंगी थोड़ा ऊपर, वो फास्ट चलेंगी।
जब फास्ट चलेंगी तो फिर वो आगे कहाँ पर मिलेंगी, तो ऊपर वाले को थोड़ा लंबा रास्ता तय करवाओ। तो इस चक्कर में जो ऊपर इमेजेस हैं वो नीचे दिखती है। और हॉट डेजर्ट्स में उल्टा होता है। तो हॉट डेजर्ट्स में मिराज बनते हैं। जो चीजें बिल्कुल जमीन पे झाड़ियां वाड़ियां हैं वो ऊपर आसमान में ऊपर पेड़ दिख रहा होता है। और जो बादल के टुकड़े ऊपर है लूमिंग में, वो जमीन पे दिखते हैं नीचे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको? यस सर। अच्छा, ठीक हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में और कोई एप्लीकेशन पड़ा है? डायमंड का मैंने बता दिया आपको। अच्छा ये बताइए, ये जो तारे चमकते हैं रात को, ट्विंकलिंग होती है, ये क्यों होती है? तारा चमकना क्या होता है? सूरज क्यों नहीं चमकता तारे की तरह दिन में? बाकी सारे स्टार भी तो वैसे ही हैं। फिर आपको रात को टिमटिमाते हुए ऐसे ट्विंकलिंग करते हुए क्यों दिखते हैं? कभी सोचा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हैं? बेटा वही, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट एयर लेयर है, अलग अलग टेम्परेचर में। कहीं ये स्टार था, यहाँ से लाइट रेज ऐसी आई, फिर ऐसे बैंड हुई, फिर ऐसे बैंड हुई, फिर आप तक पहुंच रही थी। अचानक हवा चली, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हुआ, इसकी इमेज यहाँ पर आने के बजाय यहाँ आ गई। आप तो यहाँ पर खड़े हो, आपको नहीं दिखी, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसको दिख गया इस बार तारा। हवाएं तो लगातार चल रही है ऊपर, थोड़ी देर बाद फिर वही बन गई इमेज, फिर दिख गया, फिर इमेजेस कहीं और बन गई उसकी, वो तीसरे व्यक्ति को दिख रहा है अभी। तो फ्लक्चुएशन जो है वो एयर लेयर की वजह से है। हवाएं क्योंकि ऊपर जेट स्ट्रीम से लेके बहुत सारी है, आपने सुना होगा। तो डिफरेंट ऊपर, एटमॉस्फेयर तो 15 किलोमीटर पे रहना बच्चों, और तारा तो बहुत ऊपर है। तो इसमें कितनी सारी एयर लेयर होती होंगी, उनके आपस के और वो डायनामिकल सिस्टम है, तो सब रुकी भी नहीं है, हवाएं कम, कभी तेज कभी स्लो चलती है। ट्विंकलिंग क्यों होती है, जवाब दे पाओगे टीचर को? यस। अच्छा, तो यार मेरे ख्याल से मैंने आपको कई सारे चीजें बता दी। सुबह सनराइज होता है, आज देखना, सनराइज में भी वही होता है बच्चों। एक्चुअल में सन जो होता है उस समय, ये अर्थ है मान लेते हैं, और यहाँ पर आप है। तो सन यहाँ पर आना चाहिए तब दिखना चाहिए, लेकिन सन थोड़ा नीचे होता है, और उसी समय एयर लेयर के रिफ्रेक्शन की वजह से आपको दिख जाता है। जिसको आप सूर्योदय कहते हो ना, सनराइज, उस समय सन जितना आपको दिख रहा होता है एक्चुअली उससे नीचे होता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। अरे भाई समझ में आई बात? यस सर। रिफ्लेक्शन से कितनी सारी चीजें दिख रही होती है। तो रिफ्लेक्शन का यूज, और रिफ्लेक्शन से ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद है इसको तुम पढ़ोगे अच्छी तरह से, अपनी किताबों में सब लिखा हुआ है यार, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो क्रिटिकल एंगल मैं लिखा नहीं रहा हूँ, क्रिटिकल एंगल क्या होगा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और क्रिटिकल एंगल में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, एक छोटा सा इस पे बात कर लेते हैं। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ लिखाने में, जो बात समझा दी हो तो गया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मिराज, लूमिंग, सनराइज, सनसेट, एक्चुअल में ट्विंकलिंग। तो अब ये देखो,
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जैसे मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ड्रॉ हूं और मैं कर रहा हूँ ये साइन आई अपॉन साइन आर है, तो क्रिटिकल एंगल जिस समय होगा बच्चों रिफ्लेक्शन, ये 90 डिग्री हो जाएगा या नहीं, सोचो। Yes. बल्कि आई को भी, आई जैसा सफिक्स में सी कर लो, कई किताबों में ऐसा लिखा होता है, सी फॉर क्रिटिकल एंगल में होगा ऐसा। तो बस साइन 91 हो गया, बस हो गया। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आप ऐसे भी कह सकते हो, साइन आई सी। मेरे ख्याल से इसमें रटने जैसा नहीं है कुछ, इसको लिखने की भी क्या जरूरत है। आप ऐसा कह सकते हो जिसमें क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसमें रिफ्लेक्शन 90 पे हो जाएगा ना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सवाल होंगे और उम्मीद है कुछ ना कुछ पूछा भी जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, तो पूरा मान लूं मैं इसे, लेक्चर को। Yes. अच्छा, तो बेटा कल अब मैं आपको ना स्पेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन पे की थ्योरी समझाऊं, काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेरिकल सरफेसेस में रिफ्रैक्शन कैसे हो, लेकिन आज वाले को अपनी किताबों से जरूर पढ़िएगा। चलिए ठीक है।